हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे वो आपको थे आपके प्लेट्स के न्यूमेरिकल्स थे, फिर उसमें कुछ आपको एंगल्स के भी न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन उसमें आपको थिकनेस ऑफ द एंगल गिवन था। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसमें हम लोग अगर अपने चैनल सेक्शंस को वेल्ड करते हैं या आई सेक्शन को वेल्ड करते हैं तो उस केस में आपको आई सेक्शन या चैनल सेक्शन का आपको साइज़ प्रोवाइड कर देता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आई सेक्शन को देखें तो उसको हम लोग अगर मीडियम वेट का ले रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ISMB 200। इसका मतलब क्या होता है कि 200 mm उसका कंप्लीट डेप्थ है। तो अगर हम लोग उस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लोगों को फिर डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, जैसे हमारा फ्लेंज को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका डेप्थ क्या है, अगर हम वेब को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका डेप्थ क्या है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये हम लोगों को पता चलेगा स्टील टेबल से। स्टील टेबल क्या होता है? ये बेसिकली आपका IS 808 जो हमारा स्टील के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, जो हमें बताता है कि कौन से मेंबर्स के क्या क्या साइजेस हैं, जो डायमेंशंस हैं, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में करके बनाया हुआ एक बुक है जिसे हम लोग स्टील टेबल कहते हैं। इसमें आपको सारे साइजेस जो हैं, जो भी आपके मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, आई सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, या फिर डबल एंगल हो, डबल एंगल विथ सेम साइड हो या ऑपोजिट साइड, उसके सारे प्रॉपर्टीज़, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड उसके अदर डायमेंशन, सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्टील टेबल में गिवन रहते हैं। तो स्टील टेबल हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? तो आप कोई सा भी स्टील टेबल यूज़ कर सकते हैं जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। बट हम लोग अपने डिस्कशन में जनरली दो टाइप्स के स्टील टेबल्स को डिस्कस करेंगे, जो एक है आपको रामामुथम का और एक है आपको कटारिया का। तो दोनों में इंफॉर्मेशन सेम रहती है, बस उनका बताने का जो स्टेप होता है वो आपको डिफरेंट होता है। तो अब क्योंकि कटारिया वाली जो बुक है इसमें आपको जो सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं वो आपको क्लियरली विजिबल हैं, वो आपके फॉन्ट्स जो हैं वो आपको रामामुथम वाले बुक से इसमें फॉन्ट्स आपको बड़े हैं। तो इसमें आपको जो अभी हम लोग सारे स्क्रीनशॉट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको इस कटारिया वाले बुक से लेंगे, क्योंकि इसके अगर फॉन्ट्स आपको बड़े हैं तो वो आपको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। अगर हम रामामुथम से आपको समझाएंगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो बहुत ही डल है, उसमें आपको सारे मेंबर साइजेस क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो भी रामामुथम में गिवन है वही इसमें गिवन है, क्योंकि दोनों IS 808 को ही फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टील टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इसके सारे कंपोनेंट्स की क्या क्या होते हैं और स्टील टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन मेंबर्स के गिवन है, हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल से स्टार्ट करते हैं। एंगल अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या चीज़ है। इसमें आपको दो टाइप्स के एंगल होते हैं, एक जिसमें लेग इक्वल होता है और एक जिसमें लेग अनइक्वल होता है। तो अगर हम इस वाले लेंथ को अगर हम A कहते हैं और इस वाले लेंथ को अगर हम B कहते हैं, तो जब हम इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा A इक्वल टू B हो जाएगा। लेकिन जब हम अनइक्वल एंगल की बात करेंगे तो कोई एक डायमेंशन हमारा शॉर्टर होगा और कोई एक डायमेंशन हमारा लॉन्गर होगा। तो एंगल के केस में जो हम लोग A लेते हैं वो होता है हमारा लॉन्गर साइड वाले को, लॉन्गर लेग। जब अनइक्वल होगा तब, तो उस केस में अगर ये 100 है और ये 75 है, तो अगर आपको स्टील टेबल में A गिवन है इसका मतलब है कि A आपको 100 है, ठीक है। और वो आपको एक इमेज भी उसके साथ दिखाता है कि वो एक फिगर बना रहेगा जिसमें आपको A एंड B सारे मेंशन किए रहेंगे। वो फिगर भी अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका स्मॉलर लेग होगा B, ये होगा आपका स्मॉलर लेग। अगर आप 100/75/8 अगर आप ये एंगल यूज़ कर रहे हैं तो 100 आपका A हो गया, 75 आपका B हो गया। ये आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेम हो गया, 100/100 ही हो गया, तो A और B आप किसी को भी ले सकते हैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, दोनों आपको सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉप वाला पोर्शन और ये जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, ये हम लोगों ने एक आप एंगल समझते होंगे, एक ये वाला एंगल होता है, ये बिल्टअप एंगल होता है। बिल्टअप एंगल मतलब कि दो प्लेट्स को कनेक्ट करके बनाया हुआ एंगल। लेकिन एक्चुअल जो इंडियन मार्केट्स में जो अवेलेबल है, जो हम लोग डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं, वो आपके ये रॉल्ड एंगल सेक्शंस होते हैं जो आपको एजेस पे कर्व होते हैं, स्मूथ करके होते हैं। तो इसका कुछ रेडियस होता है। तो ये जो पोर्शन है और ये वाला भी जो पोर्शन है, ये आपको कुछ रेडियस को फॉलो कर रहा है। जैसे आपने कर्व में पढ़ा होगा तो आपको ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ये कर्व आपको कनेक्ट कर रहा है, तो इसका एक रेडियस होगा। सेम यहाँ भी आपको इसका कुछ रेडियस होगा।
और इस वाले पोर्शन का भी, ये भी जो यहाँ तक स्ट्रेट है और यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद जिसको कर्व से कनेक्ट कर रहा है, इसका भी आपको कुछ रेडियस होगा। तो ये जो 3 पोर्शंस है, तो ये पोर्शन आपको कहलाता है टो, ये भी पोर्शन आपको कहलाता है टो, और ये पोर्शन आपको जो है ये कहलाता है आपको रूट। ठीक है, तो जो रूट होता है इसको हम लोग डायमेंशन देते हैं R1, टो को हम लोग डायमेंशन देते हैं R2, तो सेम यहाँ भी हो जाएगा R2। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको स्टील टेबल में गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, ये थिकनेस ऑफ एंगल, इसको हम लोग कहेंगे थिकनेस T। तो ये दोनों में सेम हो जाएगा, क्योंकि एंगल में लेग्स अनइक्वल हो सकते हैं, बट आपको जो थिकनेस है वो पूरे मेंबर का सेम रहेगा। तो अगर थिकनेस यहाँ इजिकल टू 8 mm है, तो ये भी T इजिकल टू 8 mm ही होता है। ठीक है, ये कभी भी आपको चेंज नहीं होगा कि 8 और 6 का ये हो रहा है। ये तब हो सकता है जब आप यहाँ 8 mm और यहाँ 6 mm के एंगल्स को कनेक्ट करेंगे प्लेट्स को, और उसको एक एंगल बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है इसमें, ये एक बिल्टअप सेक्शंस होता है। ठीक है, तो इसकी अभी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे IAS कोर्स में अवेलेबल, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अभी हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये आपको लेग लेंथ हो गया A और ये लेग लेंथ हो गया B। जो लेग कनेक्टेड रहता है वो आपको कनेक्टेड लेंथ होता है, और जो आपको आउटस्टैंडिंग रह जाता है वो आपका अनकनेक्टेड लेंथ होता है। उसके बाद अब बात आएगी CG के बारे में कि इस एंगल का CG कहाँ होगा। तो अगर आपने इस वाले एंगल का एक CG निकाला होगा तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि ये कुछ इस वाले लोकेशन पे इसका CG आता है। अगर आप इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, और फिर आप इसके सेंटर से इसको मल्टीप्लाई करके जब आप A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 करते हैं, तो ये जो आपको पॉइंट मिलता है ये कुछ यहाँ होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, या जहाँ पे भी इसका CG आएगा, ये जो CG आ रहा है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से जो नियर एक्सट्रीम फाइबर होगा ये आपको कहलाएगा CXX, और जो सेम फॉर द Y होगा ये कहलाएगा CYY। ठीक है, अब उसके बाद अब जब ये CG ये नियरेस्ट पॉइंट है, तो मतलब है कि ये आपको फारदेस्ट पॉइंट होगा, और सेम इस केस में भी ये वाला पॉइंट हो ये आपको फारदेस्ट पॉइंट होगा, सबसे दूर होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा EXX, और ये कहलाएगा EYY। इसके बाद इसको अगर हम लोग रब कर दें, ये थिकनेस भी हो गया, थिकनेस को भी रब कर देते हैं, ये रेडियस के लाइंस हो गए। अब अगर ये हमारा CG है, तो इससे एक ये एक्सिस भी आपको बनता है, ये आपको YY एक्सिस हो गया, ये आपको एक XX एक्सिस हो गया, ये X हो गया, ये आपको Y हो गया। अब इससे एक CG ये भी बनता है, ये आपका UU हो गया, और ये वाला भी एक बनता है, ये आपका VV हो गया। मतलब आपको X, Y और U एंड V आपको 4 एक्सिस बनते हैं। तो आपका एक्सट्रीम फाइबर आप ये चेक कर, जैसे आप रेडियस ऑफ गायरेशन चेक करते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से आपको जो भी डिस्टेंस होगा एक्सट्रीम फाइबर का, जहाँ तक हम लोग मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं, वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो हर पॉइंट से, इसी पॉइंट से ये सारा जो रेडियस है, ये रेडियस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। तो अब x के केस में भी कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा ये वाला, y के केस में भी कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, सेम आपको u के केस में भी होगा, सेम आपको v के केस में भी होगा। तो ये जो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल होगा RXX, RYY, RUU और RVV, ये सारे भी आपको गिवन होंगे आपके एंगल के हिसाब से। आपके एंगल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, तो सारे एंगल के साइजेस के हिसाब से आपको स्टील टेबल में ये रेडियस ऑफ गायरेशन के वैल्यूज गिवन है। फिर आपको जो एक्सट्रीम फाइबर और आपको नियरेस्ट फाइबर है उसका भी आपको डिस्टेंस उसमें गिवन है। एक और चीज़ गिवन है, वो है आपका एरिया ऑफ एंगल। अगर आपका ये आप एंगल देख रहे हैं तो ये आपको 3 जगह पे स्लोप्ड है, तो आप इसका कंप्लीट एरिया मैनुअल कैलकुलेशन से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिर आप अगर एंगल यूज़ कर रहे हैं 80/80, तो आप उसका
एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो आपको इजी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर फिगर है तो आप उसका एरिया मल्टीप्लाई करके उसके सीरीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस केस में आपका रेक्टेंगुलर फिगर तो है नहीं, अगर आप इसको A1 कंसिडर करेंगे और इसको A2 कंसिडर करेंगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर फिगर तो दे नहीं रहा है, ये तो कुछ डिफरेंट फिगर दे रहा है। तो ये इसलिए आपको इसका एरिया जो है ये भी आपको स्टील टेबल में गिवन रहता है। तो जैसे जैसे आपके साइजेस इंक्रीज होते जाएंगे आपका एरिया उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप 80/80/6 का यूज़ कर रहे हैं तो वो 6 से मल्टीप्लाई होकर एक एरिया मिलेगा। तो अगर आप 80/80/8 का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपका एरिया डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब आपका 6 के बदले ये 8 हो गया, तो उस टोटल का जो एरिया होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब सारे एंगल के अलग अलग साइजेस के लिए आपको अलग अलग एरिया आपको गिवन है स्टील टेबल में। अब सारे नेसेसरी एक आपको और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का जो होगा आपको सेक्शन मॉड्यूलस, ये आपको पता होगा कि सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है। इसको आप लोग जनरली कैलकुलेट करते होंगे, अगर आप रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में जानते हैं तो उसके लिए आप कैलकुलेट करते होंगे, आपको आई निकालते होंगे डिवाइडेड बाई आप उसको d/2 करते होंगे। तो फिर आपका आई के लिए अगर आप रेक्टेंगुलर अगर आपका BD3/12 है तो आप BD3/12 डिवाइडेड बाई d/2 करते हैं तो वो आपको ऑब्टेन हो जाता है BD²/6। तो ये तो हो जाता है आपको रेक्टेंगुलर के केस में। ऐसे केसेस में आप सेक्शन मॉड्यूलस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो सेक्शन मॉड्यूलस आपको स्टील टेबल में गिवन रहता है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन स्टील टेबल में कैसे गिवन होते हैं, हम लोग किस तरह से रीड करते हैं, अब इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है। तो एक चीज़ सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो भी स्टील टेबल जब भी हम लोग जिस भी पेज को हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग जब भी एंगल सेक्शन को हमें डील करना है तो हम लोग ढूंढेंगे कि एंगल सेक्शन के इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है। तो अब आप स्क्रीन पे एक एंगल सेक्शन का एक स्टील टेबल में से आप एक पेज देखेंगे जिसमें आपको ऊपर में हेडिंग गिवन रहता है आइदर फॉर इक्वल एंगल और फॉर अनइक्वल एंगल। तो जब आपको पता होगा कि आपको इक्वल एंगल लेना है या अनइक्वल एंगल लेना है तो आप उसी तरह से अपने स्टील टेबल में आप अपने कंटेंट को सर्च करेंगे कि आपका इक्वल एंगल का कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है, अनइक्वल का कहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपको जब अगर आपको स्क्रीन पे इक्वल एंगल का टेबल दिखाई पड़ रहा होगा तो इसमें आपको साइड में एक एंगल का इमेज भी शोन है, जैसा हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था। उसमें उसके सारे इंफॉर्मेशन नोमेनक्लेचर के साथ प्रोवाइडेड हैं कि आपको R1 क्या है, R2 क्या है, CXX CYY किसको कहते हैं, किस डिस्टेंस को, EXX EYY कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, फिर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको इमेज में दिखा रहा होगा। अब उसके नीचे आते हैं कि आपको इस इक्वल एंगल के, अगर हम लोग अभी इक्वल का डिस्कस करें तो इक्वल एंगल में इमेजेस तो आपने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उन प्रॉपर्टीज के सारे इंफॉर्मेशन क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डेजिग्नेशन। जैसे हम लोग आपको पता था कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए थे तो हमने बताया था आपको कि स्टील का हम लोग जो एंगल हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग ISA से डिनोट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स एंगल। तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स के आपको डेजिग्नेशंस गिवन है, साइजेस A/B। आपको अभी डिस्कस किए थे कि A और B क्या क्या होगा, A आपको लॉन्गर लेग होगा, B आपको शॉर्टर लेग होगा। तो आपको जैसे इक्वल एंगल है तो इस केस में तो A और B इक्वल होगा। तो जो आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी गिवन है वो है ISA 70/70। तो ISA 70/70 लिखने का पर्पज़ क्या है कि वो 70/70 ये आपको A और B का लेंथ है। जैसे हम लोग बोर्ड पे जो लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 80/80, लेकिन जब डेजिग्नेशन की बात करेंगे तो वो आपको लिखाया जाता है ISA 80/80। तो इससे समझ में आ जाता है कि एक लेंथ 80 है, दूसरा लेंथ भी 80 है। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है स्टील टेबल में थिकनेस। थिकनेस को हम लोग T से डिनोट करते हैं, ये आपको mm में गिवन है। डेजिग्नेशन में भी अगर आप देखेंगे तो आपके जो साइजेस हैं वो आपको mm/mm करके बताया गया है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग 70/70 देख रहे हैं वो आपको 70 mm/70 mm लेंथ है। उसके बाद आपको थिकनेस T आपको इस 70/70 जो है ये आपको इंडियन मार्केट्स में आपको 4 थिकनेसेस में अवेलेबल होता है, ऐसा हमें इस स्टील टेबल से पता चलता है। इसमें गिवन है आपको T = 5 mm के लिए भी 6 mm, 8 mm एंड 10 mm। मतलब 70/70 का आप 12 mm थिकनेस का डिज़ाइन में कैलकुलेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो 12 mm आपको मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है। तो इसलिए जब आप डिज़ाइन करेंगे और अगर आपने एग्जांपल के लिए ISA 70/70 चूज़ किया और आपने साथ में उसके 10 mm थिकनेस चूज़ किया और वो अगर आपका फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो साइज़ आपको नेक्स्ट इंक्रीज़ करना है तो आप 10 mm से 12 mm नहीं करेंगे, फिर आप 70/70 को ही चेंज करेंगे और आप नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे 75/75 पे। फिर उसमें भी अगर आपका पास नहीं होगा, मैक्सिमम जो आपका 75/75 का है वो भी 10 mm है,
तो अगर 75/75/10 अगर पास नहीं हुआ तो फिर आप उसके नेक्स्ट साइज आएंगे, लेकिन आप थिकनेस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं स्टील टेबल में जो प्रोवाइडेड है उसके बियॉन्ड, क्योंकि अगर आप एक सीट कर देंगे तो वो आपको मार्केट में उसके आपको प्रॉपर्टीज ही आपको इस स्टील टेबल में नहीं मिलेंगे। तो जब स्टील टेबल में प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे तो आप इसके बाकी के कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो जो साइजेस आपको स्टील टेबल में अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से आपको डिजाइन में वो वैल्यूज चुनने हैं। इसके बाद आपको गिवन है सेक्शनल एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका एरिया ऑफ द एंगल है, तो ये है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, ये ध्यान देने की जरूरत है। एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, और ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो जब भी अगर आप अपने कैलकुलेशन न्यूटन एमएम में कर रहे हैं तो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर में चेंज करके उस वैल्यूज को लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद आपको एंगल सेक्शन का वेट पर मीटर भी गिवन है। अगर आप एंगल सेक्शन 70/70/6 यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका वेट डिफरेंट होगा, और अगर आप 70/75/5 यूज़ करते हैं तो उसका वेट आपको डिफरेंट होगा। तो ये आपको वेट केजी और न्यूटन दोनों वैल्यूज़ में आपको स्टील टेबल में गिवन है। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी, जो हमारा एक्सट्रीम फाइबर से, जो हमारा नियरेस्ट फाइबर से जो हमारा सीजी डिस्टेंस होता है, जो आपको फिगर में CXX और CYY गिवन है, वो आपको क्योंकि इक्वल एंगल है तो CXX और CYY सेम होगा। तो ये आपको है जैसे अलग अलग साइजेस के लिए 5, 6 सब के लिए आपको CXX और CYY, जैसे 5 के लिए 1.89 आपको दिख रहा होगा, ये आपको mm में है। उसके बाद आपको ये आपको सेंटीमीटर में है। उसके बाद आपको 6 mm के लिए 1.94 सेंटीमीटर है। उसी तरह आपको अलग अलग साइजेस के लिए पूरे टेबल में अलग अलग एंगल सेक्शन के लिए आपको ये CXX और CYY की वैल्यू गिवन है। आपको ये सारी चीज़ें डिटरमाइन नहीं करनी है, ना आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, जिसको हमने EXX और EYY का नाम दिया था, वो भी आपको इसमें अवेलेबल है। जो आपका फार्दर पॉइंट होगा वो अगर आप 70/70/5 को यूज़ कर रहे हैं तो वो 5.11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह आप क्योंकि इक्वल है तो EXX और EYY सेम होगा। तो आपको इसके लिए भी आपको सारे डायमेंशंस अलग अलग मेंबर के लिए अवेलेबल हैं। कभी आप ISA 90/90 यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, वो आपको यहाँ टेबल में गिवन है। ठीक है, इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते थे एल सेक्शन के लिए, इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें गिवन है। तो क्योंकि इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं तो IXX और IYY सेम होगा, तो इसमें आपको IXX और IYY का सेंटीमीटर टू द पावर 4 में आपको ये सारे वैल्यूज गिवन है। जैसे अगर आप 70/70/5 की बात करेंगे तो 31.1 वैल्यूज गिवन है। फिर अगर आप 6 की बात करेंगे तो 36.8 गिवन है। अब एक चीज़ इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टील टेबल जो है ये आपको एक ही आपको सेक्शन का, जैसे ISA 70/70 की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपको 2 पेजेस में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास स्टील टेबल होगा, आप उसमें ओपन करेंगे तो आपको एक लेफ्ट साइड वाले पेज में आधी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर तक है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारे आपको सेकेंड पेज में अवेलेबल हैं। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए जो ISA 70/70 का आप लेफ्ट साइड वाले पेज में देख रहे थे, वही आपको इस पेज में राइट हैंड साइड में भी आपको डेजिग्नेशन गिवन है। तो इसमें आपको 70/70 लिखा हुआ है, मतलब है कि ये चारों जो वैल्यूज़ हैं ये आपको 5, 6, 8 और 10 mm के लिए हैं। तो 5, 6 और 8 और 10 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ ये आपको शो करना था ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि आप 70/70 देख रहे हैं या 75/75 देख रहे हैं। तो इसलिए आपको इस पेज में भी आपको एक डेजिग्नेशन गिवन है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो कि दोनों पेज में डेजिग्नेशन क्यों गिवन है, तो ये सिर्फ इसलिए कि अगर आप एक पेज रीड आउट करेंगे कभी तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आपको रेडी ऑफ जायरेशन ये गिवन है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो ये आपको RXX RYY सेम होगा फिर से, लेकिन RUU और RVV डिफरेंट होगा। सेम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में भी IUU और IVV डिफरेंट होगा, क्योंकि UU के केस में आपको ये एंगल के रूट को क्रॉस करता है, लेकिन VV के केस में ये दोनों लेग को क्रॉस करता है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए IUU IVV डिफरेंट होगा, तो आपको RUU RVV भी डिफरेंट होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, √I/A। तो अगर I आपका डिफरेंट है तो एरिया अगर सेम भी है तो भी आपको ये वैल्यूज डिफरेंट ही आएंगे। तो इसके भी सारे वैल्यूज आपको इसमें गिवन है। फिर आता है आपको सेक्शन मॉड्यूलस, जिसको मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन लिखा हुआ है, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में आपको ये वैल्यूज गिवन है। तो जब भी आपको कभी आगे डिजाइन में बेंडिंग का जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जब आपको M/Z करना होगा, M आपको गिवन होगा, तो Z आप अपने जो आप प्रॉपर्टी चूज कर रहे होंगे उस वाले का आप इस स्टील टेबल में से Z ऑब्टेन कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां पुट कर सकते हैं। इसके बाद आता है 2 इंफॉर्मेशन, रेडियस एट रूट
एंड रेडियस एट टो। रूट और टो तो हमने आपको समझा दिया था कि जहाँ पे एंगल दोनों लेग जहाँ पे मीट करते हैं वो वाला पोर्शन रूट है, और दोनों लेग्स के जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है आउटर वाले वो आपको टो हैं। अब इन दोनों का रेडियस भी आपको इसमें गिवन है। अगर आप देखेंगे कि IS 70/70 के लिए तो ये आपको 7 mm रूट का रेडियस है सारे थिकनेस के लिए, और 4.5 mm टो का रेडियस है सारे ही थिकनेस के लिए। अब ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ यूज़ करेंगे? तो ये आपको यूज़ होते हैं जब आप ऑटोकैड में जब आप अपने ड्राइंग बनाएंगे स्टील स्ट्रक्चर्स के, तो उसमें अगर आपको एंगल सेक्शन बनाना होगा तो आप लेंथ तो स्ट्रेट लाइन से प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा तो आपको सर्कुलर आर्क का रेडियस तो पता होना पड़ेगा ना, आप कितने रेडियस से उसको टर्न करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है, अगर हम स्केल से उसको मेज़र करें तो आपको ये एग्जैक्ट फिगर्स अगर आपको नहीं पता होगा इस रेडियस का तो आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको गिवन है स्टील टेबल में कि रेडियस एट रूट एंड रेडियस एट टो। तो ये दोनों हो गया टो का वैल्यू। फिर जब आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर इन दोनों को आप एक रेडियस से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो इस पॉइंट से आपका ये वाला रेडियस हो जाएगा आर। तो ये वाला रेडियस ऑफ टो आपको, ये रेडियस ऑफ रूट ये आपको गिवन है वही स्टील टेबल में। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ का काम आपको अपने टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर या आपके स्टील डिज़ाइन में इनका काम नहीं आता है। इनका काम सिर्फ आपको ड्राइंग प्रिपेयर करते समय आता है, क्योंकि आपको ये वैल्यू जब तक नहीं पता होगा तब तक आप अपने ISA 70/70 को एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पाएंगे। अगर आप कुछ आइडिया से अगर लेंगे तो वो एग्जैक्ट फिगर बनेगा भी नहीं। तो जब भी हम कहीं अपना स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग बनाएंगे कभी भी, तो ऑटोकैड में हो या फिर आप मैनुअली अगर बनाएंगे, तो आपको फिर ये वाला रेडियस पता होना होगा, ये रेडियस। तो ये तीनों रेडियस आपको स्टील टेबल में मिल जाएंगे, वहाँ से ऑब्टेन करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये है आपको इस इंफॉर्मेशन का मेन पर्पस। तो ये है आपको ब्रॉडली सारे इन्फॉर्मेशंस जो आपको स्टील टेबल में गिवन थे। एक और था आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो आप IXX और III को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो आपके डिज़ाइन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता है। वो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टील टेबल में, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको ना टेंशन मेंबर में काम आएगा, ना कॉम्प्रेशन मेंबर में, और ना ही आपको वेल्डेड कनेक्शन में काम आएगा। तो वेल्डेड कनेक्शन में आपको सिर्फ जो है इसके थिकनेस काम आएंगे। जो आप अगर आप एंगल ले रहे हैं तो उस एंगल का थिकनेस तो गिवन होता है, लेकिन अगर आप चैनल सेक्शन लेंगे या आई सेक्शन लेंगे तो इसका थिकनेस आपको, इसका थिकनेस ये आपको नहीं गिवन होता है। तो ये चीज़ देखने के लिए आपको स्टील टेबल जानना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि आई सेक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, चैनल सेक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसको किस तरह से हम लोग रीड करते हैं अपने स्टील टेबल में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको इनसे रिलेटेड जब भी वो क्वेश्चन आएगा, जब ISMB 200 प्रोवाइडेड होगा, तो आप उसको किस तरह से रीड करेंगे, कैसे स्टील टेबल से अपने थिकनेस को ऑब्टेन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे। तो आई सेक्शन पे जाने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अब तक जो हम लोग पढ़े ये तो था इक्वल एंगल्स के बारे में। अब जब अनइक्वल एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 100/80 बाई समथिंग mm, अगर 6 mm या 8 mm का हम लोग अनइक्वल एंगल लेते हैं, तो मतलब हमारा ये जो लेग A है ये हमारा 100 का हो जाएगा और ये लेग हमारा 80 का हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी? तो इस केस में आपको चेंज हो जाएगा ये CG का लोकेशन, जो अभी तक आपको CXX = CYY हो रहा था, क्योंकि दोनों लेग का सेम लेंथ था और दोनों लेंथ का आपका सेम डेप्थ था। तो इस केस में आपका CXX CYY इक्वल था। लेकिन जब आप, ये तो हुआ इक्वल एंगल का टेबल, जब आप अनइक्वल एंगल का टेबल देखेंगे तो उस केस में आपको CXX का अलग डिस्टेंस होगा और CYY का अलग डिस्टेंस होगा। ठीक है। इसके बाद आपको जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपको IXX और IYY आपको इक्वल एंगल के केस में इक्वल दिखाता था। अगर आप टेबल में देख रहे होंगे तो आपको इक्वल एंगल में IXX = IYY और दोनों का एक कॉमन वैल्यू आ रहा था। लेकिन अनइक्वल एंगल के केस में क्या होगा? IXX भी सेपरेट होगा, IYY भी सेपरेट होगा और IUU और IVV भी तो सेपरेट होता ही था, इक्वल में भी अनइक्वल में भी। अब एक चेंज और क्या आ जाएगा कि ये जो CG से आपका UU एक्सिस क्रॉस कर रहा था, ये आपके एंगल के बिल्कुल इस एज से क्रॉस कर रहा था। ये तब हुआ जब आपका CXX और CYY इक्वल होगा। तो ये जो एंगल आपका बनाया XX से, ये XX है और ये आपका UU है, तो ये जो एंगल आपका बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है। लेकिन जब ये सिमेट्री नहीं रहेगा, जब सेम नहीं रहेगा, तो ये कुछ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा तो अगर हमने अनइक्वल एंगल की बात करें तो इसमें हमारा CG कुछ यहां आ जाएगा। तो इस केस में ये तो हमारा X हो गया,
ये हमारा y हो गया। लेकिन जो uu क्रॉस करेगा ये आपको इस एज से क्रॉस नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया तो ये कुछ ऊपर से क्रॉस करेगा। सेम आपका जो vv होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा। तो uu जो यहाँ चेंज जब ऊपर से क्रॉस करेगा तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री नहीं होके कुछ डिग्री कम हो जाएगा। तो एक इसका वैल्यू भी आपको टेबल में tan अल्फा करके कुछ वैल्यूज दिया रहेगा। अगर आपका ISA 100/80 होगा उस केस में, अगर 6 mm का हुआ तो, या 8 mm का हुआ तो उस केस में tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये आपको, जैसे किसी में 0.43 दिया होगा, किसी में 0.48 दिया होगा, तो ये आपको वैल्यूज गिवन होगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कितने एंगल पे एक्स एक्स से कितने एंगल पे ये आपको uu एक्सिस आ रहा है। इस केस में इक्वल एंगल में 45 डिग्री आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाएंगी। तो इसके हिसाब से आपको जो स्टील टेबल में अगर आप टेबल देख रहे होंगे तो इसमें आपको वैल्यूज सारी दिए रहेंगे, लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो अनइक्वल एंगल में आपको थिकनेस, सेक्शनल एरिया, वेट पर मीटर के अलावा जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो आपको CXX और CYY सेपरेट दिया हुआ है अनइक्वल एंगल के टेबल में। फिर आपको डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर तो EXX और EYY होता है, वो तो गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए ये IXX, IYY, IUU और IVV ये चारों के सेपरेट वैल्यूज गिवन है। और आपको इक्वल एंगल के केस में क्या हो रहा था कि सिर्फ 3 वैल्यूज गिवन थे, जिसमें से IXX = IYY हो जाता था और वो आपको एक टेबल में आ जाता था, और दूसरा आपको IUU और IVV होता था। तो ये चेंज हो गया। रेडियस ऑफ जायरेशन, इसमें आपको ये सारे वैल्यूज हैं, ये तो जो अकॉर्डिंगली जो आपके एंगल होंगे उसके हिसाब से आएंगे। फिर आप देखिए मॉडुलस ऑफ सेक्शन आपका ZXX और ZYY हो गया। फिर आ रहा है आपका tan अल्फा, ये आपको इक्वल एंगल वाले टेबल में नहीं था। ये tan अल्फा आपको यही बताता है कि आपका जो एक्सिस uu है वो XX से कितने एंगल पे टिल्ट किया हुआ है। तो वो आपको tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप अल्फा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप tan इनवर्स ये वाला वैल्यूज करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको रेडियस एट रूट एंड रेडियस एट टो, ये सारी वैल्यूज गिवन है जो आपको समझा चुके हैं। तो ये सारा हुआ आपको अनइक्वल एंगल के केस में। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आई सेक्शन के बारे में कि आई सेक्शन जब होता है तो फिर उसमें किस तरह से हमारे सारे इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आई सेक्शन में ये जो आपका बॉटम फ्लेंज होता है ये आपको कुछ स्लोप में बना हुआ होता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के ये कुछ इस तरह से स्लोप में डाउनवर्ड्स आएगा और फिर यहाँ पे एक रेडियस से बेंड हो जाएगा। सेम इस साइड में भी होगा, ये कुछ स्लोप में डाउनवर्ड्स चलेगा और लास्ट में यहाँ पे आके बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस एट टो, इसे हम लोग कहेंगे R2। सेम यहाँ भी हो जाएगा R2। ये आपका हो जाएगा रेडियस एट रूट। ये सारी चीजें जो एंगल में होती थी अब वो यहाँ आई सेक्शन में होंगी, तो ये कह जाएगा आपको R1। उसके बाद एक चीज जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें वो है ये वैल्यू D। ये D क्या है, ये आपको स्लोप बता रहा है, क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रेट होता तो ये D आपको हमेशा 90 डिग्री होता, लेकिन अब जैसे जैसे आपका आई सेक्शन चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका ये स्लोप भी है ये चेंज होता चला जाएगा। तो ये D आपको एक स्टील टेबल में बताएगा कि ये D का मतलब ये एंगल, ये स्लोप कितना है, वो स्लोप का वैल्यू आपको स्टील टेबल में गिवन होगा। उसके बाद आपको ये होता है विड्थ ऑफ द फ्लेंज, क्योंकि इस पोर्शन को हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको हम लोग वेब बोलते हैं, और ये फिर से आपका ये फ्लेंज होता है। तो टॉप एंड बॉटम में आपको फ्लेंज होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन टॉप में गिवन होगा वही आपको बॉटम में भी अवेलेबल होगा, बॉटम पे भी वो लागू होता है। ठीक है, तो ये टॉप में आपको विड्थ ऑफ द फ्लेंज दिया रहेगा B, और आपको ये टोटल हाइट दिया रहेगा। ये टोटल हाइट आपको H होता है, जो आपका आई सेक्शन होता है उस आई सेक्शन का ये आपको टोटल हाइट H होगा। ठीक है, तो स्टील टेबल में आपको एक ये वैल्यू गिवन होगा, एक आपको विड्थ ऑफ द फ्लेंज B से डिनोट करते हैं, एक ये आपको गिवन होगा। तो आपको इस आई सेक्शन का अगर आप रेक्टेंगुलर फिगर में अगर आप बात करें, अगर आप एज्यूम करें कि ये एक रेक्टेंगल है तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, एक B रिक्वायर्ड होता है, एक H रिक्वायर्ड होता है। तो ये B आपको हो गया विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ये H हो गया आपको हाइट ऑफ द आई सेक्शन। इसके बाद आता है ये वेब, इस वेब की थिकनेस ये आपको TW से डिनोट होता है, थिकनेस ऑफ द वेब। ये फ्लेंज की थिकनेस TF से डिनोट होता है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। उसके बाद आपको ये वाली जो हाइट होती है, जो आपकी वेब की कंप्लीट हाइट होती है, ये आपको होता है H माइनस, मतलब जो टोटल हाइट है माइनस TW माइनस 2 टाइम्स TW। ठीक है,
बट ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसका जो ये हाइट होता है ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला से आप नहीं बता सकते हैं कि ये h-2tw करेंगे तो वेब का हाइट मिल जाएगा। वेब का हाइट आपको स्टील टेबल में गिवन होगा, क्योंकि ये जो यहाँ स्लोप आ रहा है, जो बेंड हो रहा है, तो कुछ इफेक्टिवली वो यहाँ से काउंट होता है और यहाँ तक काउंट होता है। तो इसका जो हाइट होगा, जो आपका वेब हाइट होता है, ये आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में। जो भी आपको एक स्क्रीनशॉट आएगा उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। और फिर इसके एक्सेस ये होते हैं, ये YY, ये XX, इसमें और कोई एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारे हो गए आपके बेसिक टर्म्स कि आपको विड्थ ऑफ द फ्लेंज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही है क्या होता है, थिकनेस ऑफ वेब एक टर्म आएगा TW, थिकनेस ऑफ फ्लेंज आएगा TF, आपको वेब का हाइट मिल जाएगा, ये D आपको स्लोप मिल जाएगा, ये R1 R2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टील टेबल में गिवन रहते हैं। तो स्टील बीम्स को अगर हम लोग कटारिया के बुक से, स्टील टेबल से अगर हम लोग रेफर करें, तो इसमें आपको टेबल नंबर 19 से आपका स्टील बीम्स के प्रॉपर्टी स्टार्ट होते हैं। तो अब इस टेबल नंबर 19 में आपको जो डेजिग्नेशंस जो गिवन है, जो आपके आई सेक्शन को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, वो आपको आई सेक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपको ISJB होता है, फिर ISLB होता है, ISMB होता है, ISWB होता है और ISHB होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये डेजिग्नेशन क्या होते हैं? तो ISJB, IS का मतलब तो होता है आपको इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो आप समझ रहे होंगे, ये कॉमन है सबके लिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। अब इंडियन स्टैंडर्ड में B से आपको बीम होता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि IS और B का वैल्यू आपको क्लियर है कि ये B से बीम होता है और ISS से इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अब ये जो आपको J, L, M, W और H है, ये आपको बताते हैं कि आपका स्टील बीम किस टाइप का है। तो अब J क्या होता है? J से होता है आपका जॉइस्ट, J इज फॉर जॉइस्ट। जब आप जॉइस्ट की तरह यूज करेंगे अगर आप अपने आई सेक्शन को, तो उस केस में आप जो आप स्टील टेबल से आप प्रॉपर्टीज लेंगे वो आप लेंगे ISJB का। जॉइस्ट आपको एक तरह से बीम होता है जो आपको सिंपली सपोर्टेड बस रख दिया जाता है किसी, जैसे आप वॉल में अगर आप एक बीम प्रोवाइड करना चाहते हैं स्लैब के नीचे, और आपको वो सिंपली सपोर्टेड एक सिर्फ 4 वॉल्स के बीच में अगर आपको एक स्लैब आना है, तो आप वहां जो बीम यूज करेंगे वो कहलाएगा जॉइस्ट। वो रहेगा बीम लेकिन उसका पर्पस आ जाएगा जॉइस्ट का। तो उस समय आप लेंगे ISJB के प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है आपको ISLB। L का मतलब है लाइट वेट बीम। तो लाइट वेट बीम जैसे आपको किसी टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स में जब आपको बीम्स यूज करने होते हैं, तो आप जो लाइट वेट के जो बीम्स यूज करते हैं जिनका आपका डेंसिटी ज्यादा नहीं होता, जिसका मास ज्यादा नहीं होता है, वो बीम्स आपको कहलाते हैं ISLB। तो आपको L का मतलब है लाइट वेट, लाइट वेट। उसके बाद M का मतलब है मीडियम वेट, ठीक है। जब आप मीडियम स्टैंडर्ड के वेट्स का आप आई सेक्शन यूज करेंगे तो वो आप ISMB लेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको ISMB यूज किया गया, ISMB 300। तो ISMB 300 का मतलब, जैसे आपको एक डेजिग्नेशन क्या आएगा क्वेश्चन में, ISMB 300। अब कई बार क्वेश्चन में आपको @ करके उसका यूनिट वेट भी लिखा हुआ आता है। तो ये तो होता है कि उसका जो आपको सेल्फ वेट है कि ये टोटल ISMB जो है ये कितने वेट का होगा पर मीटर के हिसाब से। लेकिन वो वेट हमारा जब हम डिजाइन में, जब हम लोड कैलकुलेशन करेंगे तब वो हमारे काम आएगा। लेकिन आपका ये जो ISMB 300 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ये टोटल H वो गिवन रहता है ISMB के साथ या ISHB के साथ, किसी भी डिजिग्नेशन के साथ जो आपको नंबर्स मेंशन होगा, वो नंबर आपको टोटल हाइट ऑफ द वो सेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको ISMB 300 का मतलब है कि टोटल अब जो हाइट है वो 300 का है, ठीक है। तो जब आप जब लाइट वेट करेंगे तो ISLB लेंगे, जब मीडियम वेट करेंगे तो ISMB लेंगे। उसके बाद आता है आपको ISWB। WB का मतलब होता है वाइड फ्लेंज, B से तो बीम होता ही है। तो अब वाइड फ्लेंज क्या होता है? जब आपका ये फ्लेंज बहुत ज्यादा वाइड हो और हाइट वेब की कम हो, तो उस तरह का जो आपका आई सेक्शन होगा वो आपको कहलाएगा वाइड फ्लेंज। तो इसको किससे डिनोट होता है? ISWB से। तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ISWB 250 है, तो इसका मतलब है कि आपको ISWB मतलब वाइड फ्लेंज वाले बीम के प्रॉपर्टीज देखने हैं, उसमें आपको 250 देखना है। या मान लीजिए आपको इसमें 300 गिवन है, तो 300 ISMB में भी है, 300 ISWB में भी है, फिर 300 आपको ISLB में भी है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 300 जो हाइट वाला है, तो आपको कौन सा वाला का 300 वाला देखना है। 300 आपको तीनों में मेंशन है, तो आपको जो सा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप ISWB 300 यूज कर रहे हैं, तो आप स्टील टेबल में जाएंगे और अपना ISWB का टेबल ओपन करेंगे। वो जहां पे आपको ISWB 300 का मिल जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे आई सेक्शन का टेबल आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें एक एक करके समझते हैं कि सारे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। सबसे पहले डेजिग्नेशन, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रखा है कि ISJB, ISLB ये सारे इसके डेजिग्नेशंस होते हैं। किस तरह से अगर ISJB 150 लिखा है तो उस 150 का मतलब क्या होता है, वो उसका फुल डेप्थ का हाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेजिग्नेशन लिखी हुई है। उसके बाद आपको वेट पर मीटर, जैसे कि एंगल में होता है केजी और न्यूटन दोनों में वेट्स दिए रहते हैं, सेम उसी तरह आई सेक्शन का भी केजी और न्यूटन दोनों में आपको वेट दिया हुआ है। इसके बाद आपको सेक्शनल एरिया, इस आई सेक्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर में सेक्शनल एरिया गिवन है। जो सभी आई सेक्शन आप चूज करेंगे उस हिसाब से उसका सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, वो आपको इस टेबल में गिवन है। फिर इसमें ये चार इन्फॉर्मेशन जो आपको एंगल में नहीं प्रोवाइडेड थे, वो हैं इसमें डेप्थ ऑफ सेक्शन H, विड्थ ऑफ फ्लेंज B, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF एंड थिकनेस ऑफ वेब TW। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि डेप्थ ऑफ द सेक्शन क्या होता है। जो हमारा फुल आई सेक्शन का जो हाइट होता है, जो हमारे टॉप फ्लेंज के टॉप पोर्शन से बॉटम फ्लेंज के बॉटम पोर्शन तक का जो कंप्लीट हाइट होता है, वो होता है हमारा डेप्थ ऑफ सेक्शन। इसके बाद आता है आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज। टॉप एंड बॉटम दो फ्लेंज होते हैं आई सेक्शन में, दोनों सेम साइज के होंगे, और उसका जो फ्लेंज का विड्थ होगा वो हम लोग BF से भी डिनोट करते हैं या सिर्फ B से भी डिनोट करते हैं। तो इस टेबल में B से डिनोट किया हुआ है और उसके यहाँ पे सारे डायमेंशंस mm में गिवन है। तो जब हम लोग कनेक्शंस का, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई बार हम लोगों को फ्लेंज को कनेक्ट करना होगा किसी भी गसेट प्लेट में या किसी भी मेंबर में। तो जब हम फ्लेंज को, आई सेक्शन के फ्लेंज को वेल्ड करेंगे किसी और मेंबर में, तो उस केस में आपको कितना विड्थ है उस फ्लेंज का वो आपको पता होना पड़ेगा। तो वो विड्थ ऑफ फ्लेंज आपको इस टेबल में से गिवन होगा। अगर आप ISLB 100 यूज करेंगे तो आपको विड्थ ऑफ द फ्लेंज 50 mm हो जाएगा। ये इस हिसाब से आपको जो आपका वेल्ड का लेंथ होगा वो 50 mm हो जाएगा। तो ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये चीज़ें फिर धीरे धीरे डिस्कस होंगी। फिर आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज भी गिवन है कि फ्लेंज का थिकनेस कितना होगा, और आपको थिकनेस ऑफ वेब भी गिवन है कि वेब का थिकनेस कितना होगा। ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको एंगल सेक्शन में नहीं प्रोवाइडेड होते थे। अब ये टर्म्स क्योंकि आई सेक्शन में आते हैं इसलिए आपको यहाँ टेबल में प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX और IYY दोनों में आपको वैल्यू गिवन है। रेडियस ऑफ जाइरेशन RXX और IYY भी गिवन है। मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो हमारा ZXX और ZYY होता था वो भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यूज गिवन है। रेडियस ऑफ रूट, रेडियस एट रूट, रेडियस एट टो एंड स्लोप ऑफ फ्लेंज, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इस टेबल में गिवन है। अगर आपको स्लोप ऑफ फ्लेंज जानना है तो आप जैसे जैसे अपने मेंबर्स यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको स्लोप ऑफ फ्लेंज चेंज होता रहेगा। ये जो स्लोप ऑफ फ्लेंज है D, ये आपको काम आता है जब आप किसी आई सेक्शन का आप जब डायग्राम बनाते हैं, जब आप किसी वर्किंग ड्राइंग में आप अपने आई सेक्शन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपके वेब से आपका फ्लेंज कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे बेंड स्लोप है वो आपको डिनोट करना पड़ता है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन इस टेबल में से, इस वाले कॉलम में से ऑब्टेन हो जाएगा। फिर उसके बाद कनेक्शन डिटेल्स, जो इसमें H1, H2, B1, C, G एंड G1, ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है, ये भी जब आप वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं, जब आप किसी आई सेक्शन को यूज़ करता हुआ जब आप ड्राइंग बनाएंगे, तो उसमें आपको ये सारे कनेक्शन डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे कि इफेक्टिव फ्लेंज कहाँ तक है, इफेक्टिव वेब कहाँ तक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होते हैं। फिर एक लास्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, वो होता है आपको मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लेंज रिवेट। मतलब आप आई सेक्शन के फ्लेंज में कितने मैक्सिमम डाया के आप रिवेट्स यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग मेंबर के साइजेस के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ISJB 175 की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम 6 mm तक के रिवेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ISLB 100 की बात करेंगे या ISLB आप 200 की बात करेंगे तो इसमें आपका मैक्सिमम डाया ऑफ रिवेट 16 mm तक का हो सकता है। फिर अगर आप ISLB 500 यूज़ करेंगे तो उस केस में आप 28 mm तक के अपने रिवेट्स के डायमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको आई सेक्शन के इस टेबल में, जो टेबल नंबर 19 है हमारा, अगर हम लोग कटारिया का स्टील टेबल का रेफरेंस लें तो टेबल नंबर 19 में आपको रॉल्ड स्टील बीम्स में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आई सेक्शन को क्योंकि हम लोग बीम्स में भी यूज़ करते हैं तो इसलिए ये रॉल्ड स्टील बीम्स के अंदर में आपको आई सेक्शन के सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है।
अब ये इन्फॉर्मेशन आपको 2 पेजेस में गिवन है। फर्स्ट पेज में आपको ISJB 150 से लेके ISMB 500 तक की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब ISMB 500 से बियॉन्ड जो हमारा 550, 600 और फिर जो हमारा ISWB, ISHB आता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज में गिवन है। लेकिन उसके टेबल का अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो दोनों में टेबल 19 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये आपको टेबल 19 का फर्स्ट पेज का कंटिन्यूएशन है सेकेंड पेज में। तो उसमें भी हमारा ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हमारा आई सेक्शन का ही है। इनकेस अगर आपको इस टेबल नंबर 19 या इस जो हेडिंग है ये अगर रीड आउट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप डायग्राम देख करके भी समझ सकते हैं कि कौन से वाले मेंबर के ये प्रॉपर्टीज गिवन है। तो हर पेज में आपको डायग्राम गिवन है, जैसे आई सेक्शन, सी सेक्शन, सारे डायग्राम्स आपको गिवन रहते हैं। तो आप उसमें से देख करके भी समझ सकते हैं कि आपको ये कौन से वाले सेक्शन की बात हो रही है। तो ये था आपको आई सेक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी स्टील टेबल में गिवन इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैनल सेक्शन पे। अब आपको सी सेक्शन में समझने के लिए कोई नई चीजें नहीं है, क्योंकि जो आपने आई सेक्शन में समझा, अगर आप आई सेक्शन में इस वाले पोर्शन को इरेज कर दीजिएगा तो ये आपको एक सी सेक्शन ही है। तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये आपको रूट R1 हो गया, ये R1 हो गया, ये आपको टो का रेडियस R2 हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ आपको इसका एक एक्सेस होगा जो ये YY होगा, फिर उसी हिसाब से इनका CG का डिस्टेंस होगा यहाँ तक का भी, और CG से यहाँ तक का भी ये CXX हो जाएगा, ये CYY हो जाएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे आपने आई सेक्शन में पढ़ा वही आपके चैनल सेक्शन पे भी लागू होते हैं। जो चेंज होगा वो होगा जैसे कि आपको चैनल सेक्शन में आपका टोटल हाइट जो आपका क्या होता है वो आपका डिजिग्नेटेड रहता है। जैसे अगर आपका ये 300 है, इसको हम लोग H बोलते हैं, ये H = 300, ये आपका टोटल हाइट होता है टॉप टू बॉटम। सेम जो आपको आई में भी होता था, ये आपको टॉप से लेकर के ये बॉटम तक का जो हाइट होता है, सेम आपको चैनल सेक्शन में भी ये होता है। तो चैनल सेक्शन को अगर जैसे आप ISMC अगर आप डिनोट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, तो ये आपको ISMC 300 या फिर आपका ISLC 300 इस तरह से आपका डेजिग्नेटेड रहता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ISLC 300 या 250 गिवन होगा तो आपको सेम चैनल सेक्शन का जो कि आपका कटारिया के बुक में टेबल नंबर 20 है, तो आप उसमें ओपन करेंगे और आपको ये अवेलेबल होते हैं ISLJC, ISLC, ISMC एंड ISWC। ये 4 में आपको ये अवेलेबल होते हैं। हैवी चैनल्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये आपको सारे इन्फॉर्मेशन टेबल नंबर 20 में मिल जाएंगे। अगर आप टेबल नंबर 20 देखेंगे तो उसमें आपको रॉड स्टील चैनल्स के लिए टेबल गिवन है, जो आपको लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक लिखा हुआ है। तो लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक का मतलब है कि ये जो आपका लॉन्गर लेग है, जब आप इसके बैक टू बैक अगर आप यूज करेंगे, मतलब आप एक चैनल सेक्शन कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि ये आपको इस तरह से कनेक्ट होगा, तो ये आपको कहलाता है लॉन्गर चैनल्स बैक टू बैक। तो ऐसे केसेस का ये प्रॉपर्टीज दे रहा है सिंगल चैनल के केस का, कि सिंगल चैनल में ये प्रॉपर्टीज है। डबल का ये केस अभी आपको दे नहीं रहा, लेकिन आपको बता रहा है कि कनेक्शन ये इस तरह से बनता है चैनल में। जब आप इसको फेस टू फेस बनाएंगे, अगर आप इस तरह से एक चैनल सेक्शन कनेक्ट करना चाहेंगे इस वाले पोर्शन में, तो ये आपको एक्चुअली क्या होगा, एक बॉक्स टाइप का एक फिगर बन जाएगा। अगर आपका ये एक चैनल सेक्शन है और अगर आप इसको फेस टू फेस अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे दूसरे एक चैनल से ऑपोजिट फेस में, तो ये क्या होगा, ये आपको एक बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज आपको ये नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉक्स बन जाएगा तो फिर आपको बॉक्स सेक्शन के जो आपको स्टील टेबल में प्रॉपर्टीज है फिर आप वो देखेंगे। तो इसलिए आपको ये बता रहा है कि लॉन्गर लेस बैक टू बैक मतलब ये कनेक्शन बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को सिंगल सी का आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेबल 20 में गिवन है। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले आपको डेजिग्नेशन गिवन है ISJC 100, उसके नीचे ISJC के ही आपको सारे साइजेस हैं, जैसे 125, 150, 175, 200। उसके बाद आपको ISLC स्टार्ट हो जाता है 75 से लेकर के ये आपको 400 तक। फिर उसके बाद ISMC आपको मिल जाता है जो कि 75 से लेकर के आपको 400 तक है। तो चैनल सेक्शन में आपको ISWC नहीं होता है जो आपको वाइड फ्लेन चैनल होता है, और आपको ISHC नहीं होता है जो आपको हैवी, जो आपको बीम के केस में जो आपने पढ़ा था ISWB और ISHB आया था। तो ये दोनों केसेस आपको चैनल के केस में नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ये 4 केसेस होते हैं। ये 4 ही आपको स्टील टेबल में गिवन है। इसके हिसाब से आपको सारे प्रॉपर्टीज गिवन है। तो इसमें आपको वेट पर मीटर ये आपको पता है, केजी और न्यूटन में आपको गिवन है। सेक्शनल एरिया है, डेप्थ ऑफ सेक्शन H है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
उसके बाद आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज है कि आपका एक साइड का फ्लेंज कितना वाइड होगा, ये आपको बी कहलाएगा इस केस में। चैनल एंगल के केस आई के सेक्शन के केस में क्या होता था कि ये टोटल जो विड्थ है ये विड्थ ऑफ फ्लेंज बी कहलाता था। इस अगर हम इधर सिर्फ एक चैनल की बात करें, हम लोग इसको इरेज कर दें, ये आपका सिंगल चैनल, तो ये आपका टोटल विड्थ ये वाला है, तो ये टोटल विड्थ ऑफ बी आपको गिवन है विड्थ ऑफ फ्लेंज में। उसके बाद आपको थिकनेस ऑफ फ्लेंज है जिसको हम लोग टीएफ बोलते हैं, आई सेक्शन के केस में भी वही होता है, चैनल सेक्शन के केस में भी वही होता है। फिर आपको वेब का थिकनेस है टीडब्ल्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर आपको सीजी गिवन है, सीवाईवाई, अब सीएक्सएक्स नहीं गिवन है इसमें। तो सीएक्सएक्स क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि ये आपका अगर टोटल हाइट 300 है तो ये आपका एक्सएक्स कहां से, ये सिमेट्री है, ऊपर भी जितना विड्थ ऑफ फ्लेंज है नीचे भी उतना ही विड्थ ऑफ फ्लेंज है, तो ये आपको एक्सएक्स कहां से क्रॉस करेगा? सेंटर से। तो सेंटर से क्रॉस करने का मतलब है ये 150 होगा और नीचे वाला भी आपको 150 होगा। तो इसलिए आपको सी एक्सएक्स नहीं गिवन है, आपको सिर्फ इस केस में सी वाई वाई गिवन है। तो सी वाई वाई का आपको वैल्यूज यहाँ टेबल में आपको गिवन है सारे केसेस में। फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको आर एक्स एक्स आर वाई वाई गिवन है, फिर मॉडुलस ऑफ सेक्शन आपको जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई गिवन है। ये सारी चीजें आप देख रखे हैं पहले ही। उसके बाद रेडियस एट रूट, रेडियस ऑफ टो, स्लोप ऑफ फ्लेंज, ये सारे आपने आई सेक्शन में पढ़ रखा है। इसके बाद आपको कनेक्शन डिटेल्स जितने भी हैं ये सारे आपको ऑटोकैड ड्राइंग बनाते समय काम आएंगे। जब आप अपना रेडी जो आपका साइट पे जो आपका वर्किंग ड्राइंग जाता है जो आप वो बनाते हैं जब स्टील के केस में, तो आपको ये सारे कनेक्शन डिटेल्स उसमें काम आते हैं। और फिर आपको जैसे एंगल के आई सेक्शन के केस में था वैसे ही आपको चैनल सेक्शन के केस में मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लेंज रिवेट गिवन है कि अगर आप चैनल सेक्शन 100 का या 200 का यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम कितना साइज का रिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे आपको चैनल सेक्शन में अवेलेबल है। अब इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि आपके मैक्सिमम साइज अवेलेबल साइजेस ऑफ रिवेट्स कितने हैं, आपको कितने डाया के रिवेट्स हम लोग यूज करते हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर हम लोग राउंड बार्स यूज करते हैं तो बार्स कितने कितने साइज के मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेट्स यूज करते हैं जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे रिवेटेड कनेक्शन में कि हम प्लेट को कनेक्ट करते हैं 250 वाइड बाई 8 mm थिक, तो उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि ये 8 mm 8.75 आया तो हम लोग 10 mm लेते थे, तो वो 10 ही क्यों लेते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आया था कि आपको ये सारे के स्टैंडर्ड साइजेस बताएं कि ये आपको कितने कितने साइज के अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टील टेबल में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप कटारिया के ही स्टील टेबल को रेफरेंस लेंगे तो इसमें आपको टेबल नंबर 21 से आपको स्टार्ट होता है ये सारे इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप देखेंगे अगर टेबल 21 देख रहे हैं तो उसमें लिखा है एरियाज ऑफ राउंड बार्स इन पर मीटर विड्थ ऑफ स्लैब फॉर डिफरेंट स्पेसिंग्स। ये आपको स्लैब के अलग अलग स्पेसिंग के हिसाब से पर मीटर विड्थ का बता रहा है कि आपको कितने बार्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको डाया ऑफ बार्स जो आप देख रहे हैं mm में, ये आपको गिवन है 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 25। इसका मतलब है कि 5, 6, 7, 8 के बाद आपको सीधा 10 mm का अवेलेबल है। तो हम लोग जब भी कोई राउंड बार्स की बात करेंगे तो हम लोग 5 पॉइंट समथिंग अगर हमारा आएगा तो हम लोग 6 लेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो 7 लेंगे, लेकिन अगर हमारा 8 पॉइंट समथिंग रिक्वायर्ड आएगा तो हम लोग सीधा 10 mm लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एरिया, ये राउंड बार्स के केस में है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट टेबल नंबर 23 में आएंगे तो इसमें आपको रिवेट्स के आपको अलग अलग आपको साइजेस दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm, इसमें आपको 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 एंड 48 गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको साइजेस गिवन है इसका मतलब है कि ये साइजेस आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तभी आपको इस सारे के प्रॉपर्टीज आपको यहाँ स्टील टेबल में गिवन है। अगर वो अवेलेबल ही नहीं होते तो आपको स्टील टेबल में ये प्रोवाइडेड ही नहीं होता, और स्टील टेबल में प्रोवाइडेड है मतलब है कि मार्केट में आपको वो अवेलेबल होंगे। इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको वो फिर ऑर्डर प्लेस करके अवेलेबल करना पड़ता है, लेकिन आपको ये मार्केट में कास्ट होते हैं, ये आपको फैक्ट्रीज में बनते हैं और ये मार्केट में सेल होते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने साइज के डायमीटर ऑफ रिवेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सेम उसी तरह जब आप लोग प्लेट्स के लिए टेबल खोलेंगे तो उसमें आपको प्लेट्स के लिए मिल जाएगा कि कितने साइज के प्लेट्स, कितने थिकनेस के प्लेट्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे आपको टेबल 4, 5, 6, 7, 8 इन सारे में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि प्लेट्स आपको कितने साइज के हैं। तो इस स्टील टेबल में आपको जो भी आप स्टील सेक्शंस यूज करते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा होगा कि आई सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, एंगल सेक्शन हो, फिर आप ये भी देखेंगे जब आप टेबल में और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको जैसे एंगल सेक्शन है लेकिन आपके 2 एंगल्स बैक टू बैक अगर यूज किए गए हैं, तो जैसे कि अगर आपका ये एंगल एक इस शेप का है
और इसमें अगर आपको एक गसेट प्लेट ये है कनेक्ट हो रहा है, और इसमें आप अगर बैक टू बैक एक ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, तो इस केस में आपको इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपका इसका सीजी क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इस स्टील टेबल में अवेलेबल हैं। तो आप अगर इन सारी चीजों को देखेंगे, आप रीड करना समझ जाएंगे, तो आप जब भी आगे आपका टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल आएगा, उस केस में आपको ये सारे केसेस आपको कंसीडर किए जाएंगे। तो आपको ये वाला टेबल उस समय यूज करना फिर बताया जाएगा कि जब आपका डबल बैक टू बैक का रहेगा, तो आपको उस समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे समझने हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके, ये आपके वेल्डेड कनेक्शन में या फिर आपके स्टील को टेबल यूज करने में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको काम आते हैं। और इससे बियॉन्ड कुछ बहुत नया नहीं है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको जनरली यूज होते हैं। कुछ बहुत यूनिक चीज अगर आपके जैसे कोर्स ऑफ स्टडी में अगर आएगा, तो आपको उसी तरह से वो बता दिया जाएगा कि क्या चीजें हैं जो इसमें मिस हो रही हैं। मेरे हिसाब से ये सारे इन्फॉर्मेशंस काफी हैं आपको एक स्टील टेबल समझने के लिए, आपको आपके सारे न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये स्टील टेबल रीड करना इस क्लास को देखने के बाद आ जाएगा। आप स्टील टेबल रीड करें, आपको अगर उसमें कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।